वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा अवेयरनेस में आप सभी का स्वागत। आई होप कि आप सब बढ़िया मस्त और स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम बात करने वाले सीटेट के हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिससे आपको सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर। इससे आपको इस पैटर्न से पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह के पैटर्न से आधार आपसे पूछे गए थे, तो उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम आज का स्टार्ट करते हैं। पहला हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसमें हमारा एक पैसे दे रखा है, तो इसको हम रीड करते हैं। बोला गया कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो लिखा है, भारत अब प्रौढ़ावस्था में आज पहुंचा है। भीषण घात प्रतिघात से साक्षात्कार करते हुए भी उसने बहुमुखी विकास क्रिया की है। इसमें संदेह नहीं, लेकिन उसका एक श्रेष्ठ अंधकार में अभी भी डूबा हुआ है। हृदय, जो कि मानवीय क्रिया व्यापार का नियंत्रित है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये कह रहा है कि निम्न में से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा घात प्रतिघात, बी कहता है भारतवासी, और ऑप्शन नंबर सी है कर्मयोगी, और ऑप्शन नंबर डी है आत्मनिर्भरता। तो हमसे पूछा है कि जिसमें समास तथा उपसर्ग प्रयोग हुआ हो, यानी कि उसमें उपसर्ग भी हो और समास भी हो। तो आत्मनिर्भरता, अगर हम डी की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता, कोई उपसर्ग है नहीं है, तो निर्भरता इसमें कोई समास बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी कैंसिल होता है। कर्मयोगी, कर्म में कोई उपसर्ग नहीं है। भारतवासी, भारत में कोई उपसर्ग नहीं है। तो अब बचा है हमारा ऑप्शन नंबर ए, घात और प्रतिघात। घात क्या है? एक उपसर्ग, और इसमें क्या है? समास। तो इसी का हमारा आंसर बनता है, तो वो है हमारा घात प्रतिघात। अगर इसका समास विग्रह करें तो इसका है आक्रमण और आक्रमण का उत्तर। यहाँ द्वंद्व समास तथा प्रतिघात में प्रति उपसर्ग भी लगाया था विकल्प ए। इस प्रकार ए हमारा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का सबसे उचित विकल्प चयन कीजिए। तो कहता है, दम्भ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्निवाड़ मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, बर्ज बन गिरा गिरे विचार पर। तो इससे आशय हमारा ये है कि कवि जो कहना चाहता है कि वह अहंकार से युक्त विचार है, यहाँ सत्य भी नहीं है, उस विचार की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इसमें हमारा पूछा गया है कि गिरे विचार से तात्पर्य क्या है। तो सभी प्रकार के विचार, ऑप्शन बी कहता है मिथ्या विचार, ऑप्शन नंबर सी कहता है सत्य और हिस्से विचार, और ऑप्शन नंबर डी कहता है उलझे विचार। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वो क्या है हमारा राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले काश सकलमयी छाई, बनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें हमसे पूछा गया है कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर श्लेष अलंकार है। तो इसमें हमारा अलंकार कौन सा है? इसमें हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए तो वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, जिसकी पहचान के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, वो है इसमें मनु मानो, जनु जानो। तो इस पंक्ति में हमारा कौन सा आया है? जनु। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इससे हमें क्या पहचान हो गई कि इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो अंदरों में राग अमंद पिए, अलंकों में मलयज बंद, किए तू अब तक सोई है, आली आंखों से भरे बेहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें क्या पूछा गया है हमसे? रस पूछा गया है। तो इसमें रस कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कहता है करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस या वात्सल्य रस। तो इसमें क्या कहे? अंदरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद।
तू अब तक सोई है आली आंखें भरे विहाग रे। तो इसमें हमारा है श्रृंगार अलंकार। कौन सा है हमारा? श्रृंगार अलंकार। इसका है कि आंखों में भरे विहाग रे। तो इस पंक्ति में इसमें श्रृंगार की निष्पत्ति हुई है। इसमें नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम के संबंध में वर्णन किया गया, यानी कि अवस्था को श्रृंगार रस कहा गया। आसन नंबर 5 की बात करें तो वो कहता है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन नंबर, कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में रचयिता जो पहला है उसमें चापे छोटी ई की मात्रा है, तो रचिता, ये तो हमारा गलत हुआ। अगर हम बी की बात करते हैं रचयिता, यानी कि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, ये हमारा क्या है? राइट आंसर। रचयिता, सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होता है। रचयिता, ये भी हमारा गलत होता है। यानी कि ए और बी ऑप्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आनी है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बोला गया है कि मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? यानी कि मुख के जो अवयव हैं उसके निकट जो संघर्ष होता है, यानी कि जो घर्षण होता है उसके पश्चात यानी कि उसके बाद प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या बात्स? तो इसका आंसर है वो कौन सी है? ऊष्म। यानी कि मुख से जो वायु होती है तो वो क्या होती है? हमारी ऊष्म। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आग का तत्सम रूप है। तत्सम तद्भव दो शब्द होते हैं। तद्भव हिंदी के होते हैं, तत्सम क्या होती है? अग्नि के शब्द, संस्कृत के शब्द होते हैं, सॉरी। तो इसमें कौन सा है? आग, आग, अग्नि या अग? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा अग्नि। वो क्या है हमारा? तत्सम का, आग का तत्सम रूप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पश्चात्य का विपरीतार्थ शब्द है। पौवार्त्य, पूर्वार्त्य, पौर्वार्त्य या पूर्वार्त्य? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा पौवार्त्य। ये क्या है? पश्चात्य का विपरीत है, यानी कि वो शब्द और विलोम, इस तरह हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कहता है अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अतुल, अनिल, अपूर्व या अनोखा? तो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर, इसका क्या राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो क्या है? अनिल। अनिल किसका होता है? वायु का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़े होते हैं? तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। प्रत्यय दो टाइप के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इसमें से हमसे पूछा गया कि कृदंत प्रत्यय के साथ क्या क्या जुड़े होते हैं। तो इसके साथ हमारी क्या जुड़ी होती हैं? धातुएं जुड़ी होती हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तद्धित प्रत्यय के साथ जुड़े होते हैं। जो कृदंत प्रत्यय उसके साथ हमारी धातुएं जुड़ी होती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो वीर का स्त्रीलिंग है। वीर का स्त्रीलिंग है, तो वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वारांगना, वीरावती, वीरांगना या वीरावती? इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है हमारा? वीरांगना। वीर मतलब वीरांगना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर से, संप्रदान के लिए उपादान से, संबंध का कीरे रारीरे, इस तरह के क्या है हमारे 8 कारक हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है वाहन रूढ़ में, नीलकंठ में, रेखा चित्र में या गंगा जल में? तो इसमें हमारा जो
12वें का हमारा जो आंसर है वो है हमारा वाहन रूढ़ में। इसमें क्या हुआ है, कारक का अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ तत्पुरुष में अधिकरण कारक का चिन्ह लोप हो जाता है, वहाँ क्या होता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसमें कारक चिन्ह में और पर, इसमें का ये क्या है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है, सागर, नगर, अगर और जादूगर। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, जादूगर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, प्रतिज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। पितृ प्लस आज्ञा, पित्रा प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा और उपयुक्त में से सभी। तो 14 का आंसर क्या रहेगा हमारा, पितृ प्लस आज्ञा। क्या रहेगा, पितृ प्लस आज्ञा। सारे जो हमारी बोलने की ध्वनि है वो तो सारी एक जैसी साउंड आ रही है, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो हमारा बिल्कुल ही अलग है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पित्त, यानी कि ता में ये वाला रा पड़ेगा, जिससे हमारा क्या होगा, ये रा होगा, पित्र। ऑप्शन नंबर 15 की बात करें क्वेश्चन नंबर, तो जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं जब दोनों ही शब्द प्रधान हो, उसको ऑप्शन नंबर ए कहता है द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या तत्पुरुष समास। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं वो हमारा द्वंद्व समास होता है, जैसे कि माता पिता, दिन रात। तो ये क्या है, हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो सिर फिर जाना का अभिप्राय है, यानी कि जो कहावत है सिर फिर जाना, इसका क्या है, चक्कर आ जाना, सर दर्द का हो जाना, अहंकार हो जाना या पीछे मुड़कर देखने लगना। तो इसका क्या है हमारा 16 का जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या है हमारा, अहंकारी हो जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, लौकिक संस्कृत की मानी गई है, वैदिक संस्कृत से मानी गई है, मागधी से मानी गई है या सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। तो हमारी जो हिंदी की मूल उत्पत्ति है वो हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्द का सही क्रम क्या होगा। जो हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले जो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो मानी गई थी तो वो क्या थी हमारी, सबसे पहले थी हमारी वैदिक संस्कृत, उसके बाद क्या हुई हमारी लौकिक संस्कृत, उसके बाद आई हमारी पाली भाषा, उसके बाद आई हमारी प्राकृतिक भाषा और उसके बाद क्या आई हमारी अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद क्या आते हैं हमारे सौरसेनी अपभ्रंश, और सौरसेनी अपभ्रंश के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती, वो आती है हमारी कौरवी थी, हरियाणवी थी, दक्षिणी थी, ब्रज भाषा थी, बुंदेली थी और कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमायूं, गढ़वाली, ये सारी क्या आती है हमारी सौरसेनी अपभ्रंश के अंदर आने वाली। और जो अर्धमागधी अपभ्रंश था जैसे अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी, और इसमें और भी था वो क्या था हमारा मागधी अपभ्रंश, इसके अंदर आने वाली थी भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 18 की, तो उसको शब्द को इसके अनुसार लगाना था। तो हमारा ए ऑप्शन क्या था, संतान, सकल, सचल, सचम। बी ऑप्शन कह रहा था कि सकल, संतान, सचल और सचम। सी ऑप्शन कह रहा है कि सकल, सचल, संतान और सचम। और डी ऑप्शन कह रहा है हमारा संताल, सचल, सचम और सचल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा संतान, फिर सकल, फिर वो सक्षम और फिर सचल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो किसी वस्तु को गलत समझ लेना क्या कहलाता है, संदेह,
संशय, भ्रांति या अज्ञान, यानी कि किसी वस्तु को गलत समझ लेना क्या कहलाता है, वो हमारी क्या कहलाती है, भ्रांति कहलाती है। क्या कहलाती है, भ्रांति। ऑप्शन नंबर 20 की बात करें क्वेश्चन नंबर, तो मरने की इच्छा के लिए एक शब्द है, मरने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो वो है हमारा मृत्याकांक्षी, मरच्छेदी, मरणासक्त या मुमूर्षा। तो हमारा इसका जो राइट आंसर वो है हमारा मुमूर्षा। जबकि सिरे, जिसे मर जाने की कामना, उसके लिए एक शब्द है, उसको क्या बोलते हैं, मुमूर्षु। तथा जो मरने ही वाला हो उसके लिए मरणासन प्रयुक्त, ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। मरने की इच्छा के लिए मुमूर्षु, जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए मुमूर्षु, जो मरने ही वाला हो उसको मरणासन। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।